हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11-12 केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्लेलिस्ट। तो देखिए, इससे पहले वीडियो क्लासेस में हम लोग कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम को डिस्कस कर चुके थे और उससे पहले वाली क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। तो ये वीडियो स्पेशली IUPAC नेमिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और IUPAC नेमिंग सिस्टम के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं और फिर हम लोग उन कंपाउंड्स का नेमिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि ये जो IUPAC है एक्चुअली में इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो ये जो IUPAC है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज द फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन जिनेवा एंड जिनेवा इज सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड। तो देखिए, ये स्विट्जरलैंड में एक प्लेस है जिनेवा, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो IUPAC नेम सिस्टम है ये एक्चुअली में 3 साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने इसको फॉलो किया था और वो 3 साइंटिस्ट हैं, पेनेकर, पॉवेल एंड रिचर। उनके नाम मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। बस ये जान लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो उसको डील करती है और वही उसमें बहुत सारे रूल्स बनाती है। ठीक है, अब देखिए IUPAC नेमिंग सिस्टम में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमको नेमिंग करनी पड़ती है। कॉमन नेम सिस्टम में जैसा कि हमने देखा था कि वहां पर कोई रूल है ही नहीं। कॉमन नेम सिस्टम का एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं है। लेकिन IUPAC नेमिंग सिस्टम को सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ पर रूल्स है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं, दैट इज रूल नंबर A। रूल A को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन क्या है इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड दिस रूल नंबर B इज नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। पहला रूल नंबर A है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन एंड द रूल नंबर 2 इज नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। अब ये पेरेंट कार्बन चेन क्या है और उसमें नंबरिंग क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए, रूल A में जो हम लोग लिख रहे हैं यहां, रूल A में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पहले हम लोग रूल A को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन मैं नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, हम 0 से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एकदम टॉप पे ले जाकर छोड़ेंगे। तो यहाँ इस प्लेलिस्ट में, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये 11th क्लास का टॉपिक है IUPAC नेम सिस्टम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 11-12, क्योंकि ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तब आपको ये GOC की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको ग्रामर आनी चाहिए, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपके पास GOC की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ये मेरे पास रूल A है। अब इसमें हम कुछ सब रूल्स भी पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, पेरेंट कार्बन चेन क्या है पहले उसको समझ लीजिए कि हम लोग जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, हाइड्रोकार्बन क्या हैं, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस। तो देखिए, पेरेंट कार्बन चेन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बड़ी से बड़ी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट होने चाहिए। मैं इस बात को लिख देता हूं, यहां देखिए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन का मतलब है सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन which contain
फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं ये हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए किसी भी कंपाउंड में हमको बड़ी से बड़ी कार्बन चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए या सब्स्टिट्यूएंट उसमें आना चाहिए। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मल्टीपल बॉन्ड जैसा कि हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें केवल मैं कार्बन स्केलेटन बनाऊंगा, हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि अननेसेसरी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम केवल कार्बन स्केलेटन बनाते हैं और ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, वो हम लोग अंडरस्टूड करके चलते हैं। चलिए जैसा कि रूल नंबर ए मेरे को कहता है कि सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप वो है जो किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया जाता है। आप लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है इसमें। अब तीसरा पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट, इन तीनों में से कोई एक होगा और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, वो एक अलग केस है। अब देखिए तो सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, इसमें नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पर। तो हम लोग क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए बड़ी से बड़ी कार्बन चेन को मैं जब सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर, तो वो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस का मतलब देखिए कि लगातार होनी चाहिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन सेलेक्ट करूँ तो देखो ये बना सकता हूँ मैं सीधे कार्बन चेन। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर ली तो 1 2 3 और कंटिन्यूअसली ही मैं नीचे गया, ये 4। एक तो ये केस है मेरे पास। दूसरा केस देखें, देखिए एक केस ये बन सकता है, ये देखें यहां पर कितने कार्बन एटम हैं? कार्बन एटम 4। यहां पर कितने कार्बन एटम हैं? कार्बन एटम 4। और एक केस ये भी बन सकता है, एक केस ये बन सकता है जिसमें कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? देखिए 1 2 3 4 5। यहां पर कार्बन एटम 5 है, यहां पे कार्बन एटम 4 है, यहां पे कार्बन एटम 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे होंगे। अब एक चीज़ देखो, जब मैं इस वाली कार्बन चेन को सेलेक्ट करता हूं तो कितने कार्बन एटम है? 4। यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 5। इसका मतलब ये जो चेन मैंने सेलेक्ट की है ये सही सेलेक्ट की है। हमें वो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हों और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूएंट को समझिए आप लोग। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो ये वाला कार्बन एटम मैंने चेन में इंक्लूड नहीं किया है और ये हो भी नहीं सकता है। कैसे? देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से कार्बन चेन को काउंटिंग करूँ 1 2 3, फिर मैं नीचे आऊँ 4, फिर उठ के यहाँ जाऊँ 5, फिर जाऊँ 6, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। हमको कार्बन चेन कंटिन्यूअस लेनी है। तो कंटिन्यूअस कार्बन चेन जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टोटल कार्बन एटम 5 आ रहे हैं और ये जो ये वाला कार्बन एटम है ये कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो यही कार्बन एटम क्या बन जाता है? ये कार्बन एटम बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। वो कार्बन एटम जो चेन में सेलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखें आप लोग, तो हमने क्या किया? बड़ी से बड़ी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। और एग्जाम्पल बताऊं आपको, देखिए और एग्जाम्पल देखें। ये देखिए, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें
हमको सबसे पहला काम करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, बड़ी से बड़ी कार्बन चेन वो लेनी है जो कंटिन्यूअस आ रही हो। यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो कार्बन चेन में सेलेक्ट होना चाहिए, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो वो भी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब एक चीज देखें, मान लीजिए मैंने कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर ली, मैंने कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम आ रहे हैं इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम 4 आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड है? मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये कार्बन चेन जो मैंने सेलेक्ट की है वो गलत सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो कार्बन चेन में आना ही चाहिए। इसका मतलब देखिए दूसरा ऑप्शन देखूं मैं, मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, देखें दिस कार्बन चेन, तो इस वाली कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? देखिए कार्बन एटम 4 आ रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड इसमें काउंट है। और ऑप्शन देख लीजिए, एक ऑप्शन और बन सकता है यहां पर, जैसे ये देखें इसमें कार्बन एटम्स टोटल कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड है। इसका मतलब इट इज द राइट चॉइस। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो वो इंक्लूड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वो इंक्लूड होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, इट इज हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो मेरे पास शर्त यही है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी उसमें फंक्शनल ग्रुप तो आना ही चाहिए। तो चलिए मैं क्या करता हूं, देखो एक बार कार्बन चेन मैंने ये सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम आ रहे हैं इसमें? देखिए 5 कार्बन एटम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट द राइट चॉइस, ये राइट चॉइस नहीं है। दूसरा देखो, अगर मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, दिस वन, ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3 4 कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये 2 कार्बन एटम जो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं वो क्या बन जाएंगे? वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। अब इन केस मान लीजिए आप ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते 1 2 3 4, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाते। यहां पे काउंट करने पे भी 4 कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 3 4, और फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट इससे जुड़े हुए आ रहे हैं, तो इट इज द राइट चॉइस। तो हमको मेनली क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं क्या करता, मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेता, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम उस चेन में आना चाहिए, और वही बड़ी से बड़ी कार्बन चेन क्या बन जाती है? वही पेरेंट कार्बन चेन बन जाती है। दोबारा से समझ लीजिए, हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बड़ी से बड़ी कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो उस चेन में इंक्लूड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड है तो वो उस चेन में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में हम लोग अब आते हैं कुछ सब रूल्स पर। सब रूल्स नंबर A.1। अब हम लोग आते हैं सब रूल A.1। रूल हमको ए पता चल गया कि हमको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। नाउ कम टू द सब रूल A.1 कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन it should be included in parent carbon chain। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, और ये मेरे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इसमें है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इसकी कार्बन चेन है। तो हमको सब रूल नंबर A.1 क्या बताता है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो हमें उसके कार्बन को हमें पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना है। तो अब मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन कितने की आएगी? कार्बन एटम 4 की आएगी। अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता, मान लीजिए कि मैं इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड ना करूं,
तो कार्बन चेन कितने की आ रही है, 3 की, तो ये मेरे लिए गलत ऑप्शन होगा। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब और एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास है एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास नाइट्राइल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें इसके कार्बन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा चेन में। अब देखिए ये वाला कार्बन एटम तो चेन में इंक्लूड होगा ही, इस तरह से ये मेरे लिए बड़ी से बड़ी कार्बन चेन है 1 2 3 4, ये इसमें क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। जो कार्बन एटम चेन में नहीं आता है वही क्या बन जाता है, वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके कार्बन एटम को चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये हमको बताता है सब रूल नंबर A.1। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग सब रूल नंबर, देखिए रूल, केवल रूल पढ़ लेने से आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं समझ पाएंगे। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, बस मैं आप लोगों को ब्रीफ में ये रूल A.1 ये सब कुछ मैं आपको एक बार बता दूं, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें करने वाले हैं। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे रिगार्डिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर उतना ही आपका हाथ साफ होगा। तो नाउ कम टू द सब रूल A.2। सब रूल A.2 हमको क्या बताता है, देखिए कि इफ in a compound functional group and multiple bond are absent, in a compound functional group and multiple bond are absent and more than one carbon chain are available with maximum number of carbon atom, then select those carbon chain which contains more number of substituents, देखिए एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल है, देखिए ये आपके पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट हैं, केवल कार्बन स्केलेटन मैंने यहाँ पे शो किया है आपके सामने। और हमसे ये बोला गया है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा ऑप्शन है मोर नंबर कार्बन एटम कंटेनिंग चेन के, देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 6 कार्बन एटम, अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ रहे हैं कार्बन एटम 6 और सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ये 2, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट 2। मान लीजिए अब मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, मान लीजिए अब मैं लेता हूं ये कार्बन चेन, कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक। और अगर मान लीजिए ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करूं, इसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, इसमें 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन लूं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए ये कार्बन चेन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन चेन 6 कार्बन एटम कंटेनिंग चेन है और इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए 1 2 एंड दीज आर 3। टोटल कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 6, सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं 3। यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 6, सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं 2, तो इससे ज्यादा प्रेफरेंस तो इस वाली कार्बन चेन को मिल जाएगी। और अगर मैं और ऑप्शन देखूं इसमें कि और कौन सी कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए देखें ये मेरे पास कार्बन कंपाउंड है और इसमें मुझे कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट की,
दिस वन। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन एटम है 6। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट को देखूं, 1 2 3 एंड दिस 4, तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं सर, 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब दिस चॉइस ऑफ द राइट ऑप्शन इज करेक्ट। एक्चुअली में अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड एब्सेंट हैं और मेरे पास ऑप्शन है कि कार्बन कंटेनिंग, जैसे इसमें कार्बन एटम कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2। यहाँ कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 6, सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3। यहाँ कार्बन एटम कितने हैं, 6 और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 4। तो कार्बन एटम में तो मैक्सिमम जो कार्बन एटम है उनकी संख्या 6 आ रही है, और लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट 4 आ रहे हैं। तो ये इसकी जो प्रेफरेंस है, ये जो कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट की है, ये राइट ऑप्शन है। तो आप लोगों को इसका याद रखना है, और यही हमारे लिए सब रूल नंबर A.2 बन जाता है। नाउ कम टू द सब रूल नंबर A.3। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं सब रूल नंबर A.3। सब रूल नंबर A.3, ये रूल क्या कहता है, देखिए कि इफ इन ए कंपाउंड more than one multiple bond is present, and functional group is absent। किसी कंपाउंड में मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है, फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट, देन select that carbon chain which contains maximum number of double bond या maximum number of multiple bond। तो ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हो। तो नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रहा, ठीक है। तो हाउ मेनी मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, पहली कंडीशन तो ये याद रखिए कि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, केवल मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाउ मेनी मल्टीपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, 2। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर कितना है यहाँ पर, 2 है, तो ये कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। तो वो कार्बन चेन मेरे लिए पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब एक चीज देखें, अगर मैंने मान लीजिए ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम है इसमें कार्बन एटम है 4, लेकिन केवल एक मल्टीपल बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू सब रूल नंबर A.3 मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कार्बन चेन में जितने मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें से मैक्सिमम नंबर इंक्लूड हो जाएं तो अच्छा है। अगर मैं ये वाली पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करूं, देखो 1 2 3 4 5, एक तो कार्बन एटम 5 आ रहे हैं प्लस दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं, इसका मतलब इट इज दी राइट चॉइस। मान लीजिए किसी कंपाउंड में, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक दिस, और यहां 3 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो सब रूल नंबर A.3 मुझे क्या बताता है कि मुझे ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, मैक्सिमम नंबर। अब एक चीज देखो आप, हम लोग कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और 2 मल्टीपल बॉन्ड है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, 2 मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई इसमें। मान लीजिए मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली ये वाली कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और 2 मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब तीनों में सेम चीज आ रही है कि 5 कार्बन एटम आ रहे हैं और 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। एक चीज जो याद देने वाली है आपके लिए, ध्यान देने वाली है कि हमने लिखा है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड,
ये जरूरी नहीं है कि 3 मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो तीनों के तीनों इंक्लूड होने चाहिए। अब ऐसी तो कोई कार्बन चेन बन ही नहीं सकती। जैसे मान लीजिए इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 मल्टीपल बॉन्ड हैं, अगर मैं मान लीजिए ऐसी काउंटिंग करता हूँ 1 2 3, फिर इसको कर दूँ 4 5, फिर 6 7, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग किसी भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को कार्बन चेन में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितने मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो सभी के सभी कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि इंक्लूड भी हो जाएं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ये है, कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस तरह से, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मैंने लिख दिया है, जिसमें ऑल अगर इंक्लूड हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड तो कार्बन चेन में इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। ठीक, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और हमने एक इंक्लूड कर लिया। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली ये वाली। कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है और एक मल्टीपल बॉन्ड है। और इसमें मैक्सिमम अगर मैं कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना चाहूँ तो मैक्सिमम देखिए मल्टीपल बॉन्ड ये दोनों आ सकते हैं कार्बन चेन में, 1 2 3 4 कार्बन एटम है और 2 मल्टीपल बॉन्ड हैं। तो 2 मल्टीपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सिंगल मल्टीपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को इंक्लूड नहीं करेंगे, भले ही इसमें कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा आ रही है। तो ध्यान देने वाली बात यही है डियर स्टूडेंट कि हमको वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हों, भले ही कार्बन एटम की जो लेंथ है वो छोटी हो जाए। तो देखिए ये था रूल नंबर ए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर बी, जिसमें हमने जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। और ये दोनों रूल जब हम लोग पढ़ लेंगे फिर आएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, वहां से हम लोग इन रूल को भी रिवीजन करना शुरू करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा तेजी से इन रूल्स को करा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि रूल्स आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, जब तक आप लोग इन रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे आपसे IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं बनेगा। तो ये रूल्स तो एक तरह से आपके पास एक थ्योरेटिकल मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, बाकी का जो मेन प्रैक्टिस होगी वो तो एग्जाम्पल के थ्रू होगी। तो नाउ लेट्स कम टू द रूल नंबर बी, दैट इज नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। देखिए स्टूडेंट, नाउ कम टू द रूल नंबर बी, दैट इज नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हमने पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं, रूल ए और सब रूल A.1, A.2, A.3। अब रूल बी क्या कह रहा है कि जो पेरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर ली है और उसमें नंबरिंग करनी है हमको, मतलब एक तरह से हमको लोकेशन बतानी है कि किस लोकेशन पे कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको दे देता हूँ यहाँ कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास, अब हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहला रूल क्या रहेगा मेरा सबसे पहला रूल है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन एटम है 4। ये क्या है इसके लिए, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देनी है। तो हम मेरे पास नंबरिंग करने के 2 ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन क्या मिली मुझे 3 मिली। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 एंड 4 तो मुझे यहाँ पे लोकेशन क्या मिली है 2 मिली है। तो इसका मतलब जब इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जहाँ पर इसकी लोकेशन 2 आ रही है, यहाँ पे लोकेशन 3 है ऊपर वाले मेथड से, तो जो नीचे वाला मैंने जो नंबरिंग की है वो राइट की है, क्योंकि अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हमें प्रेफरेंस देनी होगी। तो मैं जब यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ अपने
राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहा हूँ, सेकंड पोजीशन पर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब इट इज़ द राइट चॉइस। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ। मेरे पास है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मान लीजिए, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। इसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कितनी पोजीशन मिल रही है, 3 पोजीशन मिल रही है। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करता 1 2, तो सेकंड पोजीशन मिलती है इसको। इसका मतलब मैं यहां से नंबरिंग करूंगा, वो राइट ऑप्शन है। तो हमें ये देख लेना है नंबरिंग करते समय कि प्रायोरिटी देनी है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है और इस तरह से देखिए, या मान लीजिए इसको मैं यहां लगा देता हूं इस जगह। ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला काम मेरा है पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेना। मैंने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, फंक्शनल ग्रुप की। मतलब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उस कार्बन एटम को 1 दे दिया मैंने, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो इट इज़ द राइट चॉइस। हमें फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं उसको कम नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, तो जो VIP लोग होते हैं उनको हम लोग सीट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे बिठाते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो उनके पीछे बैठते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो VIP है, इसका मतलब उसको हमको आगे ही बिठाना पड़ेगा, ये सीट नंबर 1 पे बिठाना पड़ेगा इसको। ऐसे मान लीजिए और एग्जाम्पल देखें हम, मेरे पास है देखिए, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। पेरेंट कार्बन चेन में बड़ी से बड़ी कार्बन चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये पेरेंट कार्बन चेन है। मान लीजिए मैंने अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट, और ये इसका मल्टीपल बॉन्ड है। जब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तो देखिए जो मल्टीपल बॉन्ड है वो कार्बन एटम 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं कार्बन एटम 2 पर। हम लोएस्ट नंबर को कंसीडर करते हैं मल्टीपल बॉन्ड के लिए। मान लीजिए अगर यही मल्टीपल बॉन्ड कार्बन एटम 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है तो 1 पे मानेंगे, 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है तो 2 पे मानेंगे, 3 और 4 के बीच में प्रेजेंट है तो 3 पर मानेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड 2 पोजीशन पर है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3, तो ये मल्टीपल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन के बीच में होगा तो 3 पोजीशन पे माना जाएगा, यहाँ पे 2 पोजीशन पे माना जा रहा है। इसका मतलब हम लोग यहीं से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग करते समय हमको ये याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी है, देन मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, देन सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी है। अब हम लोग आते हैं सब रूल नंबर B.1। नाउ कम टू द सब रूल नंबर B.1। ये सब रूल नंबर B.1 क्या कहता है कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इट्स कार्बन एटम, किसका कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप का, देन इट्स कार्बन एटम शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। उस कार्बन एटम को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। मिनिमम पॉसिबल नंबर बोला है हमने, ऑलवेज मिनिमम हो ये जरूरी नहीं है, मिनिमम पॉसिबल नंबर। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 1 मैंने लिखा, ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब इसके कार्बन एटम को चेन में इंक्लूड करेंगे और इसके कार्बन एटम को 1 नंबर मिल सकता है तो 1 नंबर दे देंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें हम लोग। मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो इसके कार्बन एटम को चेन में इंक्लूड करेंगे, कर दिया हमने, कार्बन एटम को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इस कार्बोनिल कार्बन के एटम को नंबर 1 पोजीशन देता हूं तो 1 2 3 कार्बन एटम की चेन बनेगी।
और अगर मैं इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, तो 4 कार्बन एटम की चेन बनेगी। तो हमको वही करना है, इसीलिए तो यहाँ पर मैंने लिखा है मिनिमम पॉसिबल नंबर। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को हर बार नंबर 1 मिले ये जरूरी नहीं है, बट मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से करता 1 2 3, तो क्या पोजीशन मिल रही थी इसको? 3 मिल रही थी। यहाँ से करने पे क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। तो इसीलिए तो हमने इसको राइट ऑप्शन इसको जो है सेलेक्ट कर लिया हमने। तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, हमने ये नहीं लिखा कि इट विल ऑलवेज गेट नंबर 1 पोजीशन, हमने ये लिखा है कि इट शुड गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ ये, मान लीजिए ये कार्बन कंपाउंड है, तो मैं इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड करूंगा। अब यहां से इस कार्बन एटम को हमेशा नंबर 1 पोजीशन मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल सकती है तो नंबर 1 दूंगा इसको मैं, क्योंकि इसको यहाँ पे नंबर 1 मिल सकता है। ये 2, ये 3 और ये 4, ये सब्स्टिट्यूएंट है इसके लिए। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ कम टू द सब रूल नंबर B.2। सब रूल नंबर B.2, तो ये सब रूल नंबर B.2 क्या कहता है? देखिए, इफ ओनली 2 substituents are present, if only 2 substituents are present at symmetrical position, then alphabetical order is followed. देखिए विद एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इस सब रूल नंबर B.2 को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास किसी कंपाउंड में केवल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। ये मान लीजिए यहाँ से सिमेट्रिकल पोजीशन ये है और यहाँ से सिमेट्रिकल पोजीशन ये है। यहाँ से ये सेकंड कार्बन एटम है, यहाँ से ये सेकंड कार्बन एटम है। मान लीजिए यहाँ पे Cl प्रेजेंट है और यहाँ पर Br प्रेजेंट है। 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है। सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब है राइट हैंड साइड से ये सेकंड कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड से ये सेकंड कार्बन है। तो हम लोग जानते हैं कि Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमो। तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अब अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ऐसे मान लीजिए आपके पास यहाँ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, और यहाँ प्रेजेंट है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से फर्स्ट कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट हैं। हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो हम लोग इसको नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ध्यान देने वाली बात क्या है उसको देखिए। मान लीजिए मैंने क्या किया, ये कार्बन एटम है मेरे पास, ये कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ से Cl लगा दिया इधर और मैंने ब्रोमीन लगा दिया इधर। अब आप लोग देखिए, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे क्लोरो जुड़ रहा है और यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो जुड़ रहा है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि सिमेट्रिकल पोजीशन तो नहीं है। तो सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है तो हमको क्या करना है? हमको सब रूल नंबर हमको सिंपल रूल नंबर B लगाना है। हमको फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी बेसिस पर रखना है। यहाँ से देखिए, ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली मैंने और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं है। सब रूल नंबर B.2 तभी लगेगा जब सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर होते हैं। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल पे तो नहीं है, इसका मतलब सब रूल नंबर B.2 तो नहीं लगेगा। सिंपली फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा। अगर मैं यहाँ से करता तो सेकंड पोजीशन पे मिलता। तो हमको तो लोएस्ट नंबर देना है, हमको लोएस्ट नंबर देना है, मतलब हमें तो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसको आगे वाली सीट पे बिठाना होगा। तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से ये सेकंड पोजीशन, यहाँ से ये फर्स्ट पोजीशन। अब आप लोग देखिए तो सब रूल नंबर B.2 तो नहीं लगेगा। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, लेकिन ब्रोमो का B क्लोरो का C तब कंसीडर करेंगे जब सिमेट्रिकल पोजीशन होती है। तो यहाँ तो हम लोग इसको नंबर 1 देंगे, ये 2, ये 3, ये 4 और ये
5 सिंपली। तो दिस इज द सब रूल नंबर B.2। अब हम लोग आते हैं सब रूल नंबर B.3 पर। नाउ कम टू द सब रूल नंबर B.3। देखिए सब रूल नंबर B.3 क्या कहता है कि इफ more than 2 substituents are present, more than 2 substituents are present, more than 2 substituents are present, then lowest number rule is followed, lowest number rule इज फॉलोड। इसको चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस लोएस्ट नंबर रूल। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, इस कंपाउंड में 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक। देखिए सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, मैंने ये पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब इनको देना है नंबरिंग, तो मैंने नंबरिंग दी, देखो 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब देखिए 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 3 पोजीशन पर मिथाइल और फिर 3 पोजीशन पर दूसरा मिथाइल। टोटल सम कितना आ गया इसका 7, ठीक। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड दिस इज 4 डैश, तो देखिए 2 डैश पोजीशन पर 2 हैं सब्स्टिट्यूएंट्स और 3 डैश पोजीशन पर 1 है, तो ये टोटल कितना आ गया, सॉरी देखिए ये 8 है, 2 + 3 + 3 8 है, ये 2 डैश + 2 डैश + 3 डैश कितना आ गया 7। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं ये ऊपर वाला नंबरिंग मेथड फॉलो करता हूँ तो मुझे ज़्यादा नंबर आ रहा है, मुझे लोकेशन का ऐड करने पे ज़्यादा नंबर आ रहा है, 8 आ रहा है। और जब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से मेरे पास 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला मेथड मैंने फॉलो किया है इट इज़ द राइट चॉइस। ऐसे ही और एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड है, मान लीजिए ये है, तो सबसे पहला काम पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लूँ, ये पेरेंट कार्बन चेन है। और मान लीजिए मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, 3 पोजीशन पर 1 है, 4 पोजीशन पर, देन 5 पोजीशन पर, टोटल कितना आ गया 12। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, तो देखिए 2 डैश 3 डैश 4 डैश कितना आ गया टोटल 4 और 2 6 6 + 3 9, तो इसका मतलब नीचे वाला जो मैंने नंबरिंग किया इट इज़ द राइट चॉइस। तो देखिए ये सब रूल नंबर B.3 है जो हमको ये बताता है लोएस्ट नंबर रूल के बारे में। एक चीज़ याद रखना आप लोग, सब रूल नंबर B.2 और सब रूल नंबर B.3 तब लगता है जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स IUPAC नेमिंग सिस्टम के रूल। 2 रूल पढ़े हमने, रूल नंबर A that is the selection of parent carbon chain, रूल नंबर B that is the numbering in parent carbon chain। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो एग्जाम्पल ऑफ IUPAC नेमिंग सिस्टम पर आएगा। हम लोग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हम लोग कंपाउंड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, सेम इसी वे में। ये रूल हो सकता है अभी आपके समझ में ना आए, लेकिन जब हम लोग इनको अप्लाई करेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल लर्न ऑल दीज रूल्स, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और इस लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन करिए, अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करिए, ताकि आप लोग जो भी फ्यूचर में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसमें आप लोगों को एक लीड मिलेगी, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। थैंक यू।